सिंह साहब, इस्लामिक स्टेट की गतिविधियां दक्षिण भारत में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कर्नाटक और केरल में ग्लोबल जिहाद कश्मीर से भी ज़्यादा हावी है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, आपने जब पहले इंटरव्यू मेरा लिया था तो मैंने आपको ये बात कही थी कि कश्मीर से पहले, कहीं पहले केरला का रेडिकलाइजेशन हुआ था। केरला और बाकी साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के और कई हिस्सों के, खास करके केरला के। और इसका कारण ये था कि जब 70 की दशक में ये ऑयल बूम हुआ अरब वर्ल्ड में, तो ढेर सारा पैसा आ गया। फिर यहाँ से हमारी वर्क फोर्स अरब दुनिया में नौकरी की तलाश में गई वहाँ पे। और वो दौर भी था इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म का। आपको मालूम है, जो अफ़गानिस्तान के बैटल फील्ड्स में उसी पे लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, कोल्ड वॉर की जो आखिरी जंग जो थी, जिसके बाद सोवियत यूनियन का भी कोलैप्स हुआ। तो ये उस समय से ये रेडिकलाइजेशन शुरू हुई है। और अगर 70 की दशक के आप पहले जाएं तो कोई ये मोपला रिबेलियन को ना भूले। ये 1921 में हुआ था। तो एक कट्टरपंथ सोच वहाँ उस समय भी देखी गई थी। मोपला रिबेलियन में कम से कम 3,000-4,000 हिंदू मारे गए थे। कम से कम 1 लाख हिंदू परिवार स्थापित हुआ। जी वहाँ पे अपने वो बेघर हो गए थे। एनी बसेंट ने उसके बारे में लिखा है। एनी बसेंट ने आपको मालूम है कि वो एक ऐसी महिला थी जिनका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता था। और मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे यहाँ कोई बड़ी अच्छी, मतलब ऐसी महिलाएं आई हैं। एनी बसेंट थी जिन्होंने निस्वार्थ हिंदुस्तान के लिए काम किया। वो तो एक एडमिरल की बेटी थी। और सिस्टर निवेदिता का आप जानते हैं, उनका जो विवेकानंद के साथ थी। और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, फुटफॉल्स फॉर इंडियन इंडस्ट्री, फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद आपको मैंने एक बार बताया था कि ऐसी भी महिला हमारे यहाँ हुई हैं जो कि फॉरेन ओरिजिन की थी, और उन्होंने पूरा ये परमवीर चक्र और ये डिज़ाइन किया था। आपको मालूम है हाँ ना? जी। हाँ। तो वो बिल्कुल यहाँ के रंग में वो रंग गई थी। उन्होंने हिंदुस्तानी नाम भी ले लिया था, और ये पूरा परमवीर चक्र उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो वो आज की ये विदेशी महिला नहीं है। आज जो हमारे यहाँ देश में विदेशी महिला है, वो वो क्या, दोनों में फ़र्क देखिए। ये यहाँ से इनके लोग मूर्तियाँ चोरी कर कर के यहाँ से गायब करते थे, और वो लोग थे जो कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उसके रंग में रंग गए थे। ठीक है, उसकी पुनः स्थापना में जिन्होंने अपना जीवन दान कर दिया, पूरी ज़िंदगी खपा दी उन्होंने। तो बहुत फ़र्क आ गया है उन विदेशी महिलाओं और आज की ये विदेशी महिला में। थोड़ा अंतर डाल लें। और यही आप पूछेंगे कि भारत का अगर दुर्भाग्य सबसे बड़ा है तो यही है कि कम से कम इंडिपेंडेंट भारत में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज भी हमारे यहाँ कोई सिस्टर निवेदिता हो, कोई एनी बसंट हो, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ये पावर हंगरी, अनपढ़ गंवार, ये विदेशी महिला से इस पुण्य भूमि को निजात चाहिए। तो आपने जो सवाल किया, तो उन्होंने, एनी बसंट ने ये बात लिखी है कि लाखों लोग मारे गए, और किस तरह से गर्भवती महिलाओं के साथ उनको किस तरह से काटा गया, मारा गया।
बड़ी दर्दनाक उन्होंने पूरी डिस्क्रिप्शन दी है। अब ये था क्या? आपको मालूम है कि खिलाफत मूवमेंट हुआ। खिलाफत मूवमेंट का असर हुआ कि केरला में एक मोपला विद्रोह हुआ। ये मोपला लोग कौन है? ये इनके आधे अरब और आधे हिंदू वंशज के लोग हैं। यानी कि शादियां हुई, जो ट्रेडर्स आते थे अरब से, तो ये मोपला रिबेलियन कहते हैं, मोपला विद्रोह। तो ये विद्रोह कहा गया कि ये खलीफेट मूवमेंट था, वो उसके लिए विद्रोह हुआ। तो आपको मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो ऑटोमन एम्पायर था वो कोलैप्स कर गया, और उसके लिए वो ब्रिटिश को जिम्मेवार मानते थे। तो उन्होंने, अब विद्रोह तो हुआ, लेकिन वो विद्रोह, आप सोचिए कि तुर्की में, मतलब कहीं तुर्की में कुछ हुआ, वहां पे कैलिफेट ध्वस्त किया गया, और हिंसा यहां हो रही है, भारत में हो रही है। तो ग्लोबल जिहादिज्म तो उस समय से है। और बी आर अम्बेडकर साहब का कहना है कि ठीक है, आप कैलिफेट के लिए लड़ रहे हो, उसके लिए लड़ रहे हो, आप एक कैलिफेट की स्थापना करना चाह रहे हो साउथ इंडिया में, वो सब हम समझते हैं। लेकिन आपने हिंदुओं के तरफ आपने कैसे, मतलब उनके खिलाफ क्यों ये नरसंहार जो आपने शुरू किया वहां पर, उसका क्या कारण था? उनका ये समझना था कि ये हिंदू लोग जो हैं वो उनका साथ शायद नहीं दे रहे हैं, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे, तो उनको काटना शुरू कर दिए, काटना और मारना। और 2500 से मैंने बोला, सॉरी, 3000 से 4000 हिंदू मारे गए, और कई ये हो गए। और अंबेडकर साहब ने भी ये जो राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉल्यूम 8 में पूरा जिक्र किया हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने जो कहर ढाला वहाँ के हिंदुओं के बारे में। और ये जो जय भीम और जय मीम की जो बातें करते हैं, थोड़ा अंबेडकर साहब को आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल क्लैरिटी थी उस आदमी के माइंड में, बिल्कुल क्लैरिटी थी। उन्होंने कहा कि किस तरह से आर्सन, लूट, जो आपने अभी बेंगलुरु में देखा ना, उसका भी कहीं विभत्स रूप उस समय देखने को मिला। लोग बेघर हो गए, और एनी बेसेंट कहती हैं कि जो वो वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे जिन लोगों ने, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा था। ये मैं 1921 की बात कर रहा हूँ। अब इसके बारे में आपको तो कहा जाता है कि गांधी जी ने कैलिफेट मूवमेंट को सपोर्ट किया, लेकिन ये वाला पहलू आपको कभी नहीं बताया जाएगा कि उस कैलिफेट मूवमेंट में क्या हुआ था। आज कोई शायद बायोपिक भी बन रही है, कोई हाजी नाम का आदमी था, उसको दिखाया जा रहा है कि ये खिलाफत, ये मोपला रिबेलियन का एक बहुत बड़ा लीडर था, और ये मलयाली स्वायत्तता स्थापित करना चाहता था। वो बिल्कुल गलत। उसका बाप जो था वो बहुत बड़ा जिहादी था, और उसको यहाँ से मक्का उसको डिपोर्ट किया गया था, उसके बाप को। उस आदमी को ये दिखाने के, और हमारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने इसको पीजेंट स्ट्रगल बना दिया कि ये मजदूरों का, उसका वो रूप दे दिया कि हिंदू जमींदार होते थे, उनके खिलाफ ये था। लेकिन वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं, वो तो खिलाफत मूवमेंट का एक हिस्सा था। उन्होंने अपना पूरा जो कहर था उन्होंने हिंदुओं पे निकाल दिया। और आप अगर ये कोई सोचता है, तो मैं तो फिर कह रहा हूँ कि आप अम्बेडकर साहब को पढ़ लो, आप एनी बसंत को लिख लो। सावरकर साहब ने अपनी 1924 की एक अपनी नॉवेल है उनकी, मोपला, उन्होंने भी ये सब बात लिखी है कि किस स्केल पर मतलब वायलेंस हुआ था उस समय। और सर, उस समय पाकिस्तान नहीं था,
ना उसका नाम भी नहीं था। उस समय पाकिस्तान नहीं था। हाँ। तो जब तो आज जो लोग कुछ कहते हैं कि ये पाकिस्तान से के पार्टीशन से सब शुरू हुआ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। 1946 के उसमें हमने आपको कहा था कि ये सभी लोग, इन्होंने मुस्लिम लीग के लिए वोट दिया था। और मुस्लिम लीग का जो वो पूरी इलेक्शन जो है 46 के, वो पाकिस्तान के नाम पर ही लड़ी गई थी, है कि नहीं? तो वहां पे साउथ इंडिया में भी लोगों ने ऑलमोस्ट, आप वो फिगर्स ले लीजिए उस समय किस स्टेट से कितने वोट्स पड़े थे मुस्लिम लीग कैंडिडेट्स को। ऑलमोस्ट 100% वोट साउथ इंडिया से मुस्लिम लीग के लिए पड़ा था। तो ये मोपला रिबेलियन, उस समय ये इतने रेडिकलाइज थे। आप सोचिए, कहां केरला, कहां टर्की, भुगतने वाला कौन, हिंसा किसके ऊपर? तो हिंदुओं के ऊपर में। और ये बातें अब उभर उभर के धीरे धीरे आ रही हैं। तो आपने पूछा ये साउथ इंडिया के बारे में, तो देखिए आपने सही कहा कि मेरा अपना जो अध्ययन है, विश्लेषण है, उसके मुताबिक दो एपिसेंटर है इस्लामिक स्टेट के। एक है कश्मीर और दूसरा है केरला। एक धारा उत्तर से दक्षिण और दूसरी धारा दक्षिण से उत्तर। अब ये केरला में तीन मॉड्यूल हैं, 2-3 जगह हैं जो कि इस एपिसेंटर का हिस्सा है। सबसे पहले कासरगोड जो इलाका, जो जगह है केरला में, वहां से 2016 में अचानक कोई 2 दर्जन लोग गायब हो गए। महिलाएं भी थी उसमें। पता चला कि ये सब अफगानिस्तान चले गए हैं इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने। उसमें कई लोगों को कन्वर्ट भी किया गया था। और फिर जब पूरा अध्ययन किया गया तो पता चला कि यहाँ तो ये इस्लामिक स्टेट का रेडिकलाइजेशन मतलब अपनी चरम सीमा पर है, और लोग वहां से चले गए कासरगोड की तरफ। अब है क्या कि वहां पे ये उसका जो सरगना जो था वो कासरगोड मॉडल का, वो है एक अब्दुल रशीद भी पेशे से इंजीनियर, वो भी शिक्षित, पढ़ा लिखा, वो भी शिक्षित। अब्दुल रशीद। अब अब्दुल रशीद का उसने एक प्रवीण स्वामी को एक इंटरव्यू दी है एक इंडियन एक्सप्रेस में, और उसकी आप बातें सुन लीजिए। वो क्या क्या बोलता है, उसने कहा, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने कहा कि देखिए, पहली बात कि इस्लामिक स्टेट, वो इंटरव्यू में कह रहा है कि इस्लामिक स्टेट जिस गति से फैल रहा है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं हिंदुस्तान का। और इसके पहले, हाँ, मैं बता रहा था आपको कि ये जो एक धारा उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से दक्षिण से उत्तर की तरफ, अब इस्लामिक स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। और इन धाराओं में बीच बीच में कई और ये इस्लाम जिहादी नदियाँ आके इनमें से मिल रही हैं। जैसे महाराष्ट्र से मैंने नाम लिया, वो उस सादिया का वो धारा, कर्नाटक से एक धारा, बिहार से एक धारा, ये सारी धाराएं आके मिल रही हैं। और इसकी स्थिति ये हो गई है कि इन धाराओं पर अगर आपने नहीं रोका तो इनमें बाढ़ आ जाएगी। और जो आपने दिल्ली में देखा वो इसी बाढ़ का नतीजा था। जो आपने बेंगलुरु में भी देखा वो इसी बाढ़ का नतीजा है।
तो अगर इन नदियों को आप इसको बंद नहीं करेंगे, इसको इसमें बांध नहीं बनाएंगे, तो ये बाढ़ आती रहेगी। तो ये हकीकत है। मैं बात कर रहा था ये कासरगोड मॉड्यूल की, तो यहाँ से 2 दर्जन लोग गए, फिर वहाँ पर ये हिस्सा बन गए इस्लामिक स्टेट का। और वहाँ वो अब्दुल रशीद की मैं बात कर रहा था, उसने इंटरव्यू दिया। उसने जो इंटरव्यू में कहा कि भाई पहले बात की आपको अंदाज़ा नहीं, उसने कहा कि किस गति से ये फैल रहा है। दूसरा उसने ये भी कहा कि भाई हमारा ये है कि पहले एक कैलिफेट बना लो और उसको एक अपना मजबूत बेस मानकर फिर धीरे धीरे फैलते जाओ। उसकी बात की उसने। फिर उसने ये कहा कि देखिए ये जो शिक्षा और ये सब चीज़ें हैं, ये डिग्री डेवलपमेंट, ये सब, कहता है ये सब सूडो अचीवमेंट्स, कहता है इससे कोई मतलब नहीं है इस्लाम का। और वो कहता है कि ठीक है आप हमारे लिए सुविधाएं दे दो। उसने कहा कि लोग कहते हैं कि आखिर तो हिंदुस्तान में हर चीज़ की छूट है, आप हर मज़हब अपना मज़हब को फॉलो कर सकता है, कोई यहाँ पे आप हज पे जा सकते हैं, आप कोई भी पूजा पद्धति हो सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो उसने कहा ये काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ी छूट उसने कहा कि ये हिंदुस्तान जो है ये दारुल हर्ब है, इसको दारुल इस्लाम बनाना है। और दारुल इस्लाम बिना ऑफेंसिव एक्शन के नहीं बन सकता है। और उस समय भी 1921 में भी जो मुतलक जब क्रांति की बात हुई थी, आप इनका ये पढ़ लीजिए, ये एनी बसंट का, वो कहती हैं कि मुसलमान कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों का जो राज है ये दारुल हर्ब है और इसको हमको दारुल इस्लाम बनाना है। और आज अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी वही बात हो रही है कि ये अब्दुल रशीद जो है कहता है कि ये दारुल हर्ब है। और जब तक आपका मुसलमान का ये कर्तव्य है कि वो ऑफेंसिव एक्शन करे, यानी कि वो आक्रमण करे और आक्रमण करके इसको दारुल इस्लाम बनाए, ये इस्लाम के मतलब ये सिद्धांत है इस्लाम का। ये इस्लाम आप पर ये एंजॉइन करता है इस चीज़ को, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। और फिर उसने उदाहरण दिया है। उसने कहा, उसने हवाला दिया कि भाई मोहम्मद साहब ने दावा, यानी कि प्रोसेलिटाइजेशन से तो लोगों को नहीं कन्वर्ट किया था। उन्होंने जब तलवार उठाई तो सारा अरब पर कब्जा कर गया। तो इस्लाम में जब तक तलवार आपको छोड़ने की इजाजत नहीं है। और वो बिल्कुल उसने कहा कि इस दुनिया में केवल अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। ये सारी बातें उसने, वो इंटरव्यू लोग देख लेंगे, कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा नेट पे, आप अब्दुल रशीद की पूरी इंटरव्यू आप देख लीजिए। और उसने कहा कि हम यहाँ पे इस्लामिक स्टेट में हम लोग जितने मुसलमान हैं अलग अलग देशों के, हमारा ये उम्मा है, हम एक भाईचारे के तरह रहते हैं। तो मैंने कासरगोड के बारे में आपको बताया। फिर ये अब्दुल रशीद जो है, इसने एक सोनिया सेबेस्टियन नाम की एक महिला थी, उसको इसने कन्वर्ट किया, उसको भी ये ले गया कन्वर्ट करके इस्लामिक स्टेट में। फिर इसने एक बिहार की महिला थी, युवती थी, यास्मीन नाम था उसका, यास्मीन जैब, उससे शादी कर रचाई इसने। उसको भी ले जा रहा था, वो पकड़ी गई वहाँ एयरपोर्ट पे, अफ़गानिस्तान काबुल जा रही थी, वो पकड़ी गई वहाँ पे। तो आप स्प्रेड देखिए, आप इस्लामिक स्टेट का, ये मैं कासरगोड की बात कर रहा हूँ,
यहाँ का आदमी अब्दुल रशीद शादी कर रहा है बिहार की लड़की से, तो आप पूरे ये जो पद चिन्ह की जो हम बात कर रहे थे ना, वो आप देख लीजिए। दूसरा एक है कन्नूर मॉडल। कन्नूर मॉडल में भी वहाँ से कम 40 से 50 लोग कन्नूर से गए सीरिया में, और सीरिया में वहाँ जाके उन्होंने अपनी सेवाएं दी। कुछ लोगों को सीरिया में सेक्स स्लेव्स बना के ले गाया गया। और एक तीसरा मॉडल है, एक ओमर अल हिंदी मॉडल। ये अंदर के जिहाद, हिंदुस्तान के अंदर में जिहाद के लिए, और इसमें इन्होंने इनके टारगेट हैं हाई कोर्ट जजेस, कुछ अहमदिया, और जो लोग ये आपके अहमदिया के अलावा जूस, कोडाई कनाल एरिया में काफ़ी जूस हैं, वो भी इनके निशाने पे हैं। तो ये मतलब आप देखिए, एक केरला से अफ़गानिस्तान में फीड हो रहा था, सीरिया में फीड हो रहा था, और अंदर की जिहाद है। अब ये चीज़ जो है ये पूरी साउथ इंडिया में ये फैली हुई है, और इसके तार कोलंबो तक जा रहे हैं। तो ये केरला और कश्मीर, ये दो एपी सेंटर्स हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं किस तरीके से, जो मैंने अब उदाहरण दिया कि दिल्ली में आके वो जहान जैब जो था और वो हिना बेग, और किस तरीके से इन लोग का ये हो रहा है। सो ये दो धाराएं हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, और ये पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से ये नदियां जो आके हैं वो मिल रही हैं, और उसी का हमने ये देखा। और ये आपको बता दें, जो कन्नूर मॉडल है, ये इसमें इसके साथ पीएफआई का बड़ा एसोसिएशन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक पहले तो अलकायदा का हिस्सा है, और इसके तार इस्लामिक स्टेट के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये बेंगलुरु में जो देखा है, कन्नूर मॉडल में इनका बहुत बड़ा वर्चस्व है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। यही लोग वहाँ रेडिकलाइजेशन करते हैं, यही इन्हीं लोगों ने बेंगलुरु किया, और इन्हीं लोगों ने दिल्ली में आपके दंगे करवाए। तो ये इसका स्प्रेड है, और ये कोई नई बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि 1921 से केरला में ये हो रहा है, लेकिन दो एपी सेंटर अगर आप देखें तो वो दो एपी सेंटर है, कश्मीर और केरला, और इसमें कई और जो धाराएं हैं, जिहादी धाराएं हैं उसका। और बाकी आपने देखा हैदराबाद में भी लोग पकड़े गए, और कई जगहों पे पकड़े गए जो कि इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने। लेकिन दक्षिण भारत में स्थिति गंभीर है। तो फैन चला देना है।